अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज वे ऑप्टिक्स इस चैप्टर का अपना 9वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हमारा मेन टॉपिक है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उर्दू में इसे कहते हैं इंकसार नूर। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इंकसार नूर या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या है, यानी ये किस किस्म का प्रोसेस होता है, क्या होता है ये। तो आप देखिए, इसको समझने के लिए हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं इसको कि अगर मान लो नूर की शुआ का जो रास्ता है, जिस रास्ते से नूर आगे बढ़ रहा है, अगर हम उस नूर की शुआ के रास्ते में कोई रुकावट डाल दें, कोई शार्प ऑब्स्टेकल डाल दें, तो हमें ऐसा नज़र आता है जैसे नूर की जो लहरें हैं या नूर की जो शुआएं हैं वो ज्योमेट्रिकल शेडो के इलाके में बैंड हो जाती हैं। ज्योमेट्रिकल शेडो मतलब जहाँ पर साया या छाँव का जो एरिया होता है, उस इलाके के अंदर नूर की जो किरणें हैं वो झुकने लग जाती हैं। ये वाला जो अमल है, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट इन द ज्योमेट्रिकल रीजन, इस ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन, ओके, इस फिनोमिनॉन को, यानी ये जो लाइट का ये जो फिनोमिनॉन है, इसे कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इंकसारे नूर का मतलब होता है कि अगर नूर के रास्ते में कोई तेज़ किस्म की रुकावट डाल दी जाए, तब नूर की जो शुआएं हैं वो उस रुकावट के अतराफ ज्योमेट्रिकल शेडो के इलाके में झुकने लगती है। नूर की इस तरह बैंड हो जाने या नूर के इस तरह झुक जाने का जो अमल है उसे कहते हैं इंकसारे नूर। ओके, अब यहाँ पर आप याद रखिए कि इंकसारे नूर जो है उसको दो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दो किस्मों में डिवाइड किया गया है। और ये दोनों टाइप्स दो अलग अलग साइंसदानों ने, दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये दो अलग अलग टाइप के डिफ्रैक्शन जो है वो प्रोड्यूस करके बताए थे। इनमें से एक साइंटिस्ट का नाम है फ्रॉनहोफर और दूसरे साइंटिस्ट का नाम है फ्रेजनेल। तो क्योंकि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दो अलग अलग लोगों ने बताया है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दो टाइप का है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन और फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या है। आप देखिए, अगर आपने सोर्स ऑफ लाइट यानी मंबा नूर को पर्दे से, यानी जिस पर्दे के ऊपर आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न हासिल करना है, अगर आपने मंबा नूर को पर्दे से इनफाइनाइट दूरी पर रख दिए, यानी सोर्स ऑफ लाइट अगर इनफाइनाइट दूरी पर है, बहुत ज़्यादा दूर, बहुत ज़्यादा लंबे फासले के ऊपर अगर रखा हुआ है, तो ऐसी सूरत में जो लाइट की जो किरणें आएंगी वो पैरेलल टू ईच अदर आएंगी। ये जो पैरेलल टू ईच अदर यानी मुतवाजी जो शुआएं आएंगी, इनके दरमियान जो नासिया मौज होगा वो मुस्तवी नुमा नासिया मौज होगा, मतलब प्लेन वेव फ्रंट होगा। और क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट से निकलने वाली जो लहरें हैं वो तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, मतलब वो तो मुतवाजी होंगी एक दूसरे से। तो अगर उनको एक कॉन्वेक्स लेंस से अगर किसी पॉइंट के ऊपर अगर उनको जमा किया जाए, किसी पॉइंट के ऊपर किसी नुक्ते पर उनको मरकूज किया जाए, तो वो जो डिफ्रैक्शन मिलेगा, वो जो इंकसार नूर होगा, उसे कहते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ओके, तो सिंपल वे में आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि अगर इब्तदाई मंबा नूर और शगाफ और मुशाहिदाती पर्दा यानी स्क्रीन, अगर इन लोगों के दरमियान का जो फासला है, आप यहाँ पर सिर्फ दो लोगों का भी नाम ले सकते हैं, यानी इब्तदाई मंबा नूर और पर्दा, इन दोनों के दरमियान का फासला अगर लामहदूद होता है, यानी बहुत ज़्यादा लंबा होता है, इनफाइनाइट होता है, तब उस शगाफ के अतराफ या उस रुकावट के अतराफ नूर की शुआएं जब झुक जाएंगी, तो उनके झुकने का जो अमल है उसे कहते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन या फ्रॉनहोफर का इंकसारे नूर। आप याद रखिए, फ्रॉनहोफर के इंकसारे नूर को देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, यानी मुहद्दिब अदसे के बगैर हम इसको नहीं देख सकते हैं। ओके, इसी तरीके से दूसरा जो डिफ्रैक्शन है वो फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन है। तो इसीलिए उसे कहते हैं फ्रेजनेल का इंकसार नूर या फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन। यहाँ पर आप याद रखिए कि मंबा नूर और पर्दा जो है वो एक दूसरे से फाइनाइट दूरी पर होते हैं, मतलब इतने कम दूरी पर होते हैं जिसको हम आसानी से गिन सकते हैं। ओके, अब क्योंकि मंबा नूर और पर्दा एक दूसरे से फाइनाइट दूरी पर है, इसका मतलब
उस मंबा नूर के चारों तरफ जो नासिया मौज बनेगा तो वो कुरवी नासिया मौज बनेगा, या फिर अगर वो मंबा नूर ट्यूबलाइट जैसा हो तो फिर उसके अतराफ जो है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा, यानी इस्तवाना नुमा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन जो है एक्चुअली इसका ताल्लुक या तो स्फेरिकल वेव फ्रंट से होता है या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट से होता है। ओके, इसको देखने के लिए हमको किसी लेंस की, मतलब कॉन्वेक्स लेंस की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि फ्रॉनहोफर का जो ये डिफ्रैक्शन है उसको हम एक्सपेरिमेंटली उसको हम किस तरह से देख सकते हैं। तो उसका सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप अगर बनाया जाए तो उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ इस तरह से होगा। इसमें हम एक सोर्स ऑफ लाइट लेंगे एस, इसमें से निकलने वाली जो रेज है उनको हम एक कॉन्वेक्स लेंस से गुजारेंगे। आप याद रखिए, जब कॉन्वेक्स लेंस से आप उसकी रेज को गुजारेंगे तो वो रेज पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल रेज इस बात की अलामत होती है कि जो सोर्स ऑफ लाइट है वो मान लो इन्फिनिटी पर है। यानी अगर सोर्स ऑफ लाइट आपको इन्फिनिटी पे नहीं भी लेना है, लेकिन अगर आप कॉन्वेक्स लेंस से अगर रेस को गुजारेंगे तो वो पैरेलल हो जाएंगे, और इसीलिए ऐसा मान सकते हैं कि इन पैरेलल रेस का जो सोर्स है वो इन्फिनिटी पर होगा। ओके, अब ये जो इन्फिनिटी से आने वाली ये जो रेज है, यानी ये जो पैरेलल लाइट रेज हैं, इनको हम एक स्लिट से गुजारेंगे। मान लो कि उस स्लिट का नाम ए बी है, और इस स्लिट का जो सेंटर है मान लो कि वो पॉइंट ओ है। तो होगा ये कि ये जो स्लिट है इसमें से जब ये नूर की पैरेलल रेज गुजरेंगी तो इनके गुजरते टाइम पर, यानी इस स्लिट में से गुजरते टाइम पर वहाँ पर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, यानी नूर की किरणें जो है वो डिफ्रैक्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से नूर जो है वो स्लिट से निकलने के बाद दो तरह की रेज में डिवाइड हो जाएगा। एक होंगी डायरेक्ट रेज और एक होंगी डिफ्रैक्टेड रेज। जो डायरेक्ट रेज हैं उनको अगर हम कॉन्वेक्स लेंस से फोकस करें पर्दे के ऊपर तो वो जाएंगे P0 पर, मतलब वो लोग सीधा मरकूज़ हो जाएंगे, वो फोकस हो जाएंगे P0 पर, और इस तरह से P0 के ऊपर, यानी जो सेंट्रल पॉइंट है पर्दे का, स्क्रीन का जो बीचों बीच वाला पॉइंट है, वहाँ पर आपको एक बहुत ही तेज़ रोशनी वाला एक पॉइंट नज़र आएगा। इसे हम कहेंगे सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमम बोलेंगे इसको। ये जो सेंट्रल मैक्सिमम है P0, ये नूर की ज़्यादा हिद्दत को दिखाएगा। ओके, बड़ी हुई हिद्दत को। इसी तरह से नूर की जो डिफ्रैक्टेड रेज है, मतलब जो तिरछी शुआएं गुजरेंगी, नूर की शुआएं जो है ऑब्स्टेकल पर तिरछी हो जाएंगी, तो तिरछी वाली जो शुआएं हैं जिनको हम मुनकसिर शुआएं या जिनको हम इंग्लिश में डिफ्रैक्टेड रेज कहेंगे, तो ये लोग भी उसी मुहद्दी बदसे से, उसी कॉन्वेक्स लेंस से ये भी फोकस होंगे, लेकिन ये किसी और जगह जाकर फोकस होंगे। तो जहाँ पर ये लोग जाकर फोकस होंगे वो होगा पॉइंट P, जो कि पॉइंट P0 से कुछ तो भी दूरी पे रहेगा। ये जो पॉइंट P है ये मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर नूर की जो हिद्दत है, लाइट इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है और वो कम भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा पाथ डिफरेंस पर या फेज डिफरेंस पर। मतलब नूर की जो डायरेक्ट शुआएं हैं और नूर की जो मुनकसिर शुआएं हैं, यानी डिफ्रैक्टेड रेज और डायरेक्ट रेज, इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा या इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो डिसाइड करेगा कि पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होना चाहिए। ओके, तो ये था एक्सपेरिमेंटल सेटअप फ्रॉनहोफर एक्सपेरिमेंट का। अब हमको यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है, और वो क्वेश्चन ये है कि सिंगल स्लिट में से, जिसको उर्दू में एखेरा शगाफ कहते हैं, तो एखेरा शगाफ जो है सिंगल स्लिट, उसके ज़रिए फ्रॉनहोफर का डिफ्रैक्शन कैसे स्टडी किया जाता है या कैसे हासिल होता है। ओके, तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट। अब आप देखिए, अब जो डायग्राम आपके पास नज़र आ रही है ये एक बहुत ही क्लियर पिक्चर यहाँ पर आपको डिफ्रैक्शन का नज़र आएगा। आप देखिए इस पर्टिकुलर डायग्राम में सोर्स ऑफ लाइट नहीं दिखाया गया है, बल्कि नूर की 3 पैरेलल यानी मुतवाज़ी शुआएं आते हुए नज़र आ रही हैं। नूर की ये जो मुतवाज़ी शुआएं हैं ये जहाँ से भी आ रही है वो इन्फिनिटी है, यानी हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो सोर्स ऑफ लाइट है इट इज़ प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। सोर्स ऑफ लाइट जो है ना, मंबा नूर जो है वो इनफाइनाइट लामहदूद दूरी पर है, वहाँ से ये नूर की मुतवाज़ी शुआएं आ रही हैं और ये आकर एक स्लिट पर आकर टकरा गई। जो स्लिट है उसका नाम है AB। इस स्लिट का जो मरकज़ी नुक्ता है, बीचों बीच वाला जो सेंट्रल पॉइंट है वो O है। अब आप ऐसा मानकर चलो कि A से लेकर B तक जो स्लिट है उसकी चौड़ाई जो है वो मान लो कि A है, स्मॉल a।
स्मॉल लेटर में हम उसको ए से डिनोट करेंगे। अगर विड्थ जो है यानी स्लिट की जो विड्थ है अगर वो ए है और ओ पॉइंट अगर उसका सेंटर है, तो इसका मतलब ए से लेकर ओ तक या ओ से लेकर बी तक फासला जो होगा वो a/2 होगा। ओके, यानी हाफ ऑफ द स्लिट, तो a/2 डिस्टेंस हो गया ए से लेकर ओ तक और ओ से लेकर बी तक। अब आप एक चीज़ देखिए कि नूर की जो किरणें हैं वो स्लिट में से गुजर कर ऐसे सीधी जाएंगी। अब आप एक काम कीजिए, आप वहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस यानी एक मुहद्दी बदसा ला के लगा दीजिए। जो मुहद्दी बदसा जो हमने लिए यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस जो लिए वो एम और एन से दिखाया गया है, एम एन इज़ द कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा कि नूर के आने वाली वो जो सीधी शुआएं हैं, डायरेक्ट रेज जो हैं, उनको वो फोकस कर देगा एक पॉइंट पर। उस पॉइंट का नाम है P0। और ये P0 जो है ये एक्चुअली हमको स्क्रीन पर नज़र आएगा। स्क्रीन हमने कैपिटल D फासले पर लिया हुआ है। कैपिटल D जो है मतलब कैपिटल D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि स्लिट में से निकलने वाली पैरेलल रेज जो है, मुतवाज़ी शुआएं जो है, वो इस मुहद्दी बदसे ने उनको फोकस किया है P0 पर। अगर P0 उस मुहद्दी बदसे का फोकस है, फोकस पॉइंट है, यानी नुक्ता मास का अगर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस होगा यानी पर्दे का जो डिस्टेंस होगा कहाँ से, मुहद्दी बदसे से, तो ये डेफिनेटली फोकल लेंथ होना चाहिए। इसको हम कैपिटल एफ या स्मॉल एफ कह सकते हैं। ओके, अब आप एक चीज़ देखिए कि हम पर्दे और स्लिट का फासला कैपिटल डी ले रहे हैं और स्क्रीन का कॉन्वेक्स लेंस के साथ जो फासला है वो हम एफ ले रहे हैं। अगर हमने ये मानकर चला कि जो मुहद्दी बदसा है वो स्लिट से बहुत करीब है, तो इस सूरत में हम ये बोल सकते हैं कि जो मुहद्दी बदसे की जो फोकल लेंथ है यानी उसकी जो तूले मास का है वो एक्चुअली पर्दे का फासला बन जाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि F इज़ नियरली इक्वल टू D। आप देखिए एक बार फिर से आप दोबारा सुनिए, F जो है वो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है और कैपिटल D जो है वो डिस्टेंस है स्क्रीन और स्लिट के बीच में। ये दोनों जो अलग अलग फासले हैं F और D, ये दोनों में हल्का सा अंतर होगा, दोनों में हल्का सा फ़र्क होगा। हम दोनों को अप्रॉक्सीमेटली सेम ले सकते हैं ये मान करके कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो स्लिट के बहुत करीब रखा हुआ है। ओके, अब आप एक चीज़ देखिए, अभी तक हमने सिर्फ इतनी बात की है कि नूर की पैरेलल रेज हैं जो दूर कहीं से आई, स्लिट AB में से गुजरी, कॉन्वेक्स लेंस से उनको फोकस किया पॉइंट P0 पर, और P0 जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा बन जाएगा। क्यों सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, तो उसका रीज़न ये है कि ये जो रेस P0 पर आने वाली है, इन रेस के दरमियान किसी भी टाइप का कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा। ओके, और अब क्योंकि इन रेज में यानी लाइट की ये जो किरणें हैं जो पॉइंट A से और पॉइंट B से डायरेक्ट पहुंची है, इन रेज में किसी भी तरह का कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा आपस में, इसलिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और पॉइंट P0 जो है इट विल बी ए ब्राइट स्पॉट। इसको हम बोलेंगे मरकज़ी नुक्ते अज़मत या मरकज़ी उज़्मा, सेंट्रल मैक्सिमम हम इसको बोलेंगे। और ऐसा इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। ओके, अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि स्लिट AB में से जब नूर की ये किरणें आई, पैरेलल शुआएं जब आई, तो वहाँ पर इंकसारे नूर का अमल हुआ। मतलब वहाँ पे नूर की किरणों ने झुक जाना है थोड़ा सा किसी एक डायरेक्शन में। ओके, अगर ये नूर की किरणें झुक जाती हैं, मान लो ये ऊपर की तरफ झुक गई जैसा कि हमको फिगर में दिख रहा है, तो अगर ये ऊपर की तरफ झुक जाती हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट रेज में और ऊपर की तरफ डिफ्रैक्ट होने वाली रेज के बीच में एक छोटा सा बारीक सा एक एंगल बनेगा। ये एंगल होगा थीटा। ओके, तो नूर की शुआएं जो है वो डिफ्रैक्ट हो गई और डिफ्रैक्टेड जो रेज हैं यानी तिरछी जो शुआएं हैं, इनको उर्दू में हम मुनकसिर शुआएं बोलेंगे। तो ये मुनकसिर शुआएं या डिफ्रैक्टेड रेज जो है, ये लोग मुहद्दी बदसे में से गुजरने के बाद इनका जो फोकस होगा वो पॉइंट P पर बनेगा। मान लो कि पॉइंट P जो है वो पॉइंट P0 से कुछ तो भी एक y दूरी पर है। ओके, y इज़ एनी डिस्टेंस। ओके, अब हमको ये देखना है कि पॉइंट P पर क्या होगा, यानी वहाँ नूर की हिद्दत बढ़ेगी कि कम होगी।
तो याद रखिए पॉइंट पी जो है वो एक रोशन नुक्ता हो सकता है या वो एक तारीक नुक्ता हो सकता है, लेकिन ये चीज़ डिसाइड करेगा फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस, यानी नूर की जो किरणें हैं, डिफ्रैक्टेड रेज और डायरेक्ट रेज, इनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस होगा वो पाथ डिफरेंस की वैल्यू डिसाइड करेगी कि पॉइंट पी पर कौन सा मतलब पॉइंट पी पर नूर की हिद्दत क्या होना चाहिए, मतलब वहाँ पर मैक्सिमा बनेगा कि मिनीमा बनेगा। आप याद रखिए मैक्सिमा को हम उज़्मा कह सकते हैं, यानी ज़्यादा अजीम हिद्दत वाला, और मिनीमा को हम अदना कह सकते हैं, अदना मतलब कम हिद्दत वाला। ओके, तो मैक्सिमा बनेगा या मिनीमा बनेगा ये डिसाइड करेगा पाथ डिफरेंस। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाथ डिफरेंस हम कैसे मालूम करेंगे। तो इसका एक बहुत ही सिंपल आइडिया है। आप देखिए हम पॉइंट ए से पॉइंट ए से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डिफ्रैक्टेड रे पर। जो डिफ्रैक्टेड रे जो पॉइंट बी से निकल रही है, पॉइंट बी से निकलने वाली जो डिफ्रैक्टेड रे है उसके ऊपर हम पॉइंट ए से एक सीधा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये जो परपेंडिकुलर होगा जैसा आप इस फिगर में देख रहे हैं ट्रायंगल के अंदर, ये डॉटेड ट्रायंगल जो आपको नज़र आ रही है, आप देखिए ए से लेकर सी तक हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो पॉइंट ए पर जो बारीक सा एंगल बनेगा वो होगा थीटा। इस फिगर का मतलब ये है कि पॉइंट ए से जो डिफ्रैक्टेड रे ऊपर जा रही है और पॉइंट बी से जो डायरेक्ट रे जा रही है, उन दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस जो होगा वो बी से लेकर सी तक होगा। ओके, बी से लेकर सी तक ये वो फासला है जो डिफ्रैक्टेड रे को ज़्यादा ट्रैवल करना है डायरेक्ट रे के मुकाबले में। तो इसका मतलब हमको कैलकुलेट करना है बी सी की वैल्यू। अब सवाल ये आता है कि बी सी की वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम एक काम करेंगे, इस ट्रायंगल में, यानी ये जो ट्रायंगल है जिसका नाम है बी सी ए, ट्रायंगल बी सी ए, इस ट्रायंगल के अंदर आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो। आप देखिए अगर हम इस छोटे से ट्रायंगल में साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब आप देखिए थीटा जो है वो एंगल ए का नाम है, यानी पॉइंट ए पर बनने वाला एंगल थीटा है, तो उसके लिए अपोजिट साइड होगी बी सी और हाइपोटेनियस होगा ए बी। ओके, 90 के सामने वाला जो ज़िला है वो ए बी है। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी बी सी अपॉन ए बी। बी सी जो है वो पाथ डिफरेंस है और ए बी जो है वो स्लिट है, स्लिट की चौड़ाई है, मतलब उसकी वैल्यू स्मॉल ए है। इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा पाथ डिफरेंस यानी डेल्टा एक्स अपॉन स्लिट विड्थ यानी ए। तो इस तरह से ए को अगर साइन की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए तो हो जाएगा ए साइन थीटा, यानी पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी ए साइन थीटा। ओके, इस छोटे से ट्रायंगल के अंदर हम अगर हमने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ किया साइन थीटा का, तो हमको इजीली पाथ डिफरेंस की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी और वो पाथ डिफरेंस की वैल्यू कुछ इस तरह से होगी, बी सी इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब आप देखिए जैसा मैंने आपको वहाँ फिगर पर से बताया था कि साइन थीटा की वैल्यू है बी सी अपॉन ए बी, बी सी की वैल्यू है पार्ट डिफरेंस, बी सी जो है वो पार्ट डिफरेंस है और ए बी की वैल्यू ए है क्योंकि वही तो स्लिट है हमारी, ए को शिफ्ट कर दिए तो बी सी इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब ये हो गया पाथ डिफरेंस की वैल्यू। यहाँ पर अब आप एक चीज़ याद रखिए कि ये जो पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट के ऊपर अगर हमको नूर की हिद्दत अगर बढ़ाना है, मतलब डिफ्रैक्शन के अमल में, डिफ्रैक्शन के फिनोमिनन के अंदर अगर हम चाहते हैं कि पॉइंट पी पर नूर की हिद्दत बढ़े, तो हमको कंडीशन जो यूज़ करना पड़ेगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की करना पड़ेगा। थोड़ा सा उल्टा मामला है यहाँ पर, यानी अगर नूर की लहरों के दरमियान हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस का जो फॉर्मूला था अगर वो यूज़ करेंगे, वो कंडीशन अगर हम लगाएंगे तो पॉइंट पी पर नूर की हिद्दत बढ़ जाएगी। और अगर हमको नूर की हिद्दत को कम कर देना है, यानी पॉइंट पी को अगर हमको एक मिनिमा अगर बताना है, तो हमको इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट की जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की जो कंडीशन थी वो यूज़ करना होगा। तो अब आप देखिए इसी चीज़ को मैं यहाँ पर आपको अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप देखिए अगर आपने ये कंडीशन को अगर यूज़ किया तो ए साइन थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी एन इंटू लैम्डा। यहाँ पर आप याद रखिए एन का मतलब आप इस तरह से भी ले सकते हैं, 2n इंटू लैम्डा बाई 2 भी ले सकते हो। 2n का मतलब है इवन नंबर और इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 ये कंडीशन थी इंटरफ्रेंस के अंदर ब्राइट बैंड्स की।
तो यहाँ पर हमको ये डार्क बैंड के लिए यूज़ करना पड़ेगा। मतलब अगर हम ये मानकर चलते हैं कि पॉइंट पी पर इंटेंसिटी डाउन हो रही है, तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू हमको एन लैम्डा लेना पड़ेगा, और पाथ डिफरेंस की वैल्यू है ए साइन थीटा, इसलिए ए साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस एन इंटू लैम्डा। तो पॉइंट पी पर, यानी अगर हमको ये मानना है कि पॉइंट पी पर मिनिमम इंटेंसिटी मिल रही है, तो उसकी कंडीशन हो जाएगी ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ओके, अब आप देखिए ये हो गया सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशन। अगर हम ये मानते हैं कि पॉइंट पी पर नूर की हिद्दत बढ़ाना है, मतलब वहाँ पर हमको सेकेंडरी मैक्सिमा अगर लाना है, तो उसके लिए हमको जो कंडीशन यूज़ करना पड़ेगा वो ये वाली कंडीशन करना पड़ेगा कि पाथ डिफरेंस जो है इट मस्ट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। और जब आप ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 लेंगे तो 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाय 2 लेना पड़ेगा, n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से ए साइन थीटा यानी पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाय 2, या फिर 2 को अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए तो ए साइन थीटा की वैल्यू आएगी n प्लस हाफ इंटू लैम्डा। ओके, तो इस तरीके से हम डिफ्रैक्शन यानी फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन जो है उसमें कंडीशंस जो है वो बना सकते हैं सेकेंडरी मिनिमा की और सेकेंडरी मैक्सिमा की। अब हमको यहाँ पर बैंड विड्थ का फॉर्मूला जो है वो देखना है। हमको ये देखना है कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो बैंड्स हमको मिलते हैं, सेकेंडरी बैंड्स, या जो सेंट्रल मैक्सिमा हमको मिला, वो जो सेंट्रल बैंड जो हमको मिला उसकी विड्थ क्या होगी। तो विड्थ मालूम करने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमारा पहला जो यहाँ पर जो टारगेट है वो ये है कि हमको देखना है कि सेंट्रल मैक्सिमम से कैसे डिस्टेंस हम मालूम करते हैं। ओके, किस तरीके से हम फार्मूला करेंगे। तो आप देखिए, मान लो कि पॉइंट पी जो है वो डार्क स्पॉट है और उसका नंबर जो है मान लो कि वो n है, यानी पॉइंट पी इज़ nth डार्क स्पॉट, और उसका जो फासला है कहाँ से, P0 से, वो yn डार्क है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए कि डिफ्रैक्शन के लिए जो पाथ डिफरेंस का जो कंडीशन है वो यूज़ कर लो डार्क स्पॉट के लिए। डार्क स्पॉट्स के लिए कंडीशन है ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब आप एक चीज़ देखिए कि साइन थीटा क्योंकि बहुत छोटा एंगल है, इसलिए हम साइन थीटा को नियरली इक्वल टू टेन थीटा ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप साइन थीटा को नियरली इक्वल टू थीटा ले सकते हो। और अगर आपने उसको थीटा ले लिया तो फिर उसका फॉर्मूला बन जाएगा वाई एन डार्क स्पॉट डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। याद रखिए यहाँ पर हमने प्लेन एंगल की डेफिनेशन को यूज़ किया है। प्लेन एंगल की डेफिनेशन है कॉस की लंबाई अपॉन में निस्फ कुत्र। यहाँ पर कॉस की जो लंबाई बनेगी इमेजनरी कॉस, वो हो जाएगा वाई एन, और जो निस्फ कुत्र है वो कैपिटल डी है, इसलिए थीटा की वैल्यू आ गई वाई एन सफिक्स डी अपॉन कैपिटल डी। ओके, अब आप ये वैल्यू जो है थीटा की ये ऊपर के फॉर्मूले में रख दो साइन थीटा की, तो आपको ए का फॉर्मूला मिल जाएगा ए इंटू वाई एन डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। इसमें से आप ए और डी को शिफ्ट कर दो उधर, तो वाई एन डी इज इक्वल टू आ जाएगा एन इंटू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल ए। तो ये फॉर्मूला होता है सेंट्रल मैक्सिमम से एन नंबर वाले डार्क स्पॉट का। ओके, यानी तारीक नुक्ते का फासला अगर आपको मालूम करना है मरकज़ी रोशन नुक्ते से या सेंट्रल मैक्सिमा से, तो उसकी ये वैल्यू होगी। ओके, बिल्कुल इसी तरीके से आप पॉइंट पी जो है उसको एक रोशन नुक्ता भी मान सकते हैं। अगर आप उसको एक रोशन नुक्ता लेंगे तो फिर उसका फासला क्या होगा, तो उसके लिए हम फार्मूला बना सकते हैं। आप देखिए, सबसे पहले हम रोशन नुक्ते के लिए डिफ्रैक्शन की जो कंडीशन है वो यूज़ करेंगे, पाथ डिफरेंस की। वो फार्मूला था ए साइन थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, और ऑड नंबर जो होता है वो है 2n प्लस 1, तो 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाय 2, या फिर n प्लस हाफ इंटू लैम्डा। ओके, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। फिर से कंडीशन वही है कि साइन थीटा जो है वो बहुत छोटा होने की वजह से वो थीटा के बराबर हो जाएगा, और फिर आप उसको वाई एन सफिक्स बी फॉर ब्राइट अपॉन कैपिटल डी ले सकते हैं, यानी वो कॉस का फॉर्मूला यूज़ करके, कॉस लेंथ, कॉस की लंबाई का फॉर्मूला यूज़ करके। ओके, अब आप साइन थीटा की ये वैल्यू ऊपर के फॉर्मूले में रख दो, ये हो जाएगा ए इंटू वाई एन बी अपॉन डी इज इक्वल टू एन प्लस हाफ इंटू डी, और फिर यहाँ पर आप ए और डी को शिफ्ट कर दो उधर, तो वाई एन सफिक्स बी इज इक्वल टू आ जाएगा एन प्लस हाफ लैम्डा डी अपॉन ए।
ओके, ये फार्मूला जो है ये ब्राइट स्पॉट के फासले को जाहिर करेगा सेंट्रल मैक्सिमम से। ओके, आप याद रखिए ये दोनों फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। दोनों में जो डिफरेंस है वो आप एक बार देखिए। अगर आप डार्क स्पॉट की बात कर रहे हो तो y का फार्मूला रहेगा एन लैम्डा डी अपॉन ए, यानी यहाँ पर इंटीजर एन आया है। और अगर आप ब्राइट स्पॉट की बात कर रहे हैं तो एन के साथ में प्लस में हाफ लेना पड़ेगा। ओके, यानी ब्राइट स्पॉट के लिए फार्मूला बनेगा एन प्लस हाफ लैम्डा डी अपॉन ए। तो ये था सेंट्रल मैक्सिमम से सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट का फासला या सेकेंडरी डार्क स्पॉट का फासला। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मरकज़ी रोशन जो पट्टी होती है, मतलब सेंट्रल मैक्सिमम जो होती है, तो उसकी विड्थ क्या होगी, यानी उसकी चौड़ाई क्या होगी। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे। आप देखिए, सबसे पहले तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे डार्क स्पॉट का। ओके, डार्क स्पॉट यानी एन नंबर वाला जो डार्क स्पॉट है वो सेंट्रल मैक्सिमम से y दूरी पर होगा। तो वाई एन डार्क इज इक्वल टू आ जाएगा एन इंटू लैम्डा डी अपॉन ए। अब आप ऐसा मानकर चलो कि सेंट्रल मैक्सिमम से पहला डार्क स्पॉट ऊपर ले लो और पहला डार्क स्पॉट नीचे ले लो। तो जब आप पहला डार्क स्पॉट ऊपर लोगे तो आपको एन की जगह पर 1 लेना पड़ेगा। जब आप 1 ले लेंगे तो आ जाएगा वाई वन डी इज इक्वल टू 1 लैम्डा डी अपॉन ए। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। तो एक जानिब मतलब ऊपर की जानिब आपको मरकज़ी रोशन नुक्ता जो है मतलब B0 जो है P0 जो है उससे एक जानिब आपने पहले डार्क स्पॉट का फार्मूला मालूम कर लिए। अब आप दूसरी जानिब जब मालूम करेंगे तो भी सेम होगा। दूसरी जानिब भी जो पहला डार्क स्पॉट होगा उसके लिए भी आपको एन की जगह पर 1 ही लेना है। तो आ जाएगा वाई वन डी इज इक्वल टू 1 लैम्डा डी बाय ए। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल मैक्सिमम से 1 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल ए ये फासले पर पहला डार्क स्पॉट होता है एक जानिब, और इतने ही फासले पर दूसरी जानिब पहला डार्क स्पॉट होता है। अब ये जो पहले पहले दो डार्क स्पॉट जो हो गए बी सेंट्रल मैक्सिमम के ऊपर की जानिब और नीचे की जानिब, ये जो दो अलग अलग डार्क स्पॉट हो गए, इनके बीच का जो गैप है उतनी चौड़ी होगी हमारी मरकज़ी पट्टी। तो मरकज़ी उज़्मा जो है यानी सेंट्रल मैक्सिमम जो होगी, तो सेंट्रल मैक्सिमम की चौड़ाई यानी उसकी जो विड्थ है वो अगर हमको निकालना है तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देना होगा। तो जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे आपको विड्थ ऑफ सेंट्रल बैंड मिल जाएगी। विड्थ ऑफ सेंट्रल बैंड इज इक्वल टू 2 टाइम्स वाई वन डी। ओके, अब यहाँ पर वाई वन सफिक्स डी का की वैल्यू रख दो लाकर, तो डब्ल्यू सी का फार्मूला आ जाएगा 2 टाइम्स लैम्डा डी अपॉन ए। आप देखिए ये जो फार्मूला है डब्ल्यू सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा डी अपॉन ए, ये विड्थ ऑफ सेंट्रल बैंड है। यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो मरकज़ी जो पट्टी होती है, जो मरकज़ी उज़्मा जो होती है, सेंट्रल मैक्सिमम वाली जो पट्टी होती है, उस बैंड की जो चौड़ाई है वो होगी 2 टाइम्स लैम्डा डी अपॉन ए। याद रखो ये फार्मूला काफ़ी हद तक फ्रिंज विड्थ इन इंटरफ्रेंस बैंड जैसा है, सिर्फ ये 2 का फ़र्क आ गया। वहाँ पर हमको मालूम है कि फ्रिंज विड्थ का फार्मूला था लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, यहाँ स्मॉल डी की जगह पर स्मॉल ए है। वहाँ स्मॉल डी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स था, यहाँ पर ए का मतलब विड्थ ऑफ सिंगल स्लिट है, यानी एक ही स्लिट जो है उसकी जो चौड़ाई है ए, वो हमने ए लिया हुआ है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके सामने है। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा डी अपॉन ए। ओके, इस तरीके से हम इंक सारे नूर में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो पट्टियाँ होती हैं, इंक सारी पट्टियाँ, उनकी चौड़ाई मालूम कर सकते हैं। आप याद रखिए इंक सारे नूर में सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमम पट्टी जो है उसी की चौड़ाई सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद की जो पट्टियाँ होंगी मतलब सेकंड डिफ्रैक्शन बैंड या थर्ड डिफ्रैक्शन बैंड, उनकी जो विड्थ है वो लगातार कम होती जाती है। मतलब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर सारी पट्टियाँ एक जैसी चौड़ाई वाली नहीं होती। ओके, सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमम जो है उसकी विड्थ जो है सबसे ज़्यादा होगी, बाकी वाली जो डिफ्रैक्शन बैंड्स हमको मिलेंगे उनकी विड्थ लगातार कम होती जाती है। ओके, अब हम देखते हैं कि जो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट का, और फ्रॉनहोफर का जो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, इन दोनों में क्या फ़र्क है। यानी दोनों में हमको जो
रिजल्ट मिलते हैं, दोनों में हमको जो पैटर्न्स मिलते हैं, यानी एक में हमको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर हमको इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलता है, और फ्राउनहोफर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, उसमें हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। तो दोनों में क्या फ़र्क है? तो दोनों में जो फ़र्क है उसके लिए हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स की हम स्टडी कर सकते हैं। आप देखिए, एक तरफ हमने तदाखुल नूर का नमूना लिया और एक तरफ हमने इंकसार नूर का नमूना लिए। तदाखुल नूर का जब आप नमूना लेंगे तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आपको मिलेगा वो ये है कि तदाखुली नमूने के अंदर जितनी भी पट्टियाँ होती हैं, यानी डार्क स्पॉट हो या ब्राइट स्पॉट हो, वो सब की चौड़ाई एक जैसी होगी, यानी विड्थ जो है वो एक जैसी होती है इंटरफ्रेंस बैंड्स में। ये कंडीशन डिफ्रैक्शन वाले बैंड्स पे लागू नहीं होती। डिफ्रैक्शंस के अंदर सिर्फ मरकज़ की जो रहती है ना, सेंट्रल मैक्सिमम जो रहती उसकी विड्थ सबसे ज़्यादा रहती है, और बाकी जो बैंड्स होंगे उनकी विड्थ जो है वो लगातार कम होती चली जाती है। बल्कि सबसे मेन बात यह है कि जो सेंट्रल मैक्सिमम जो होती है तो उसकी विड्थ बाकी पट्टियों से डबल होती है। ओके, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है उसके अंदर हम लोग फार्मूला बना सकते हैं। आप देखिए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के अंदर बैंड विड्थ या फ्रिंज विड्थ का जो फार्मूला है वो है W = λd अपॉन स्मॉल डी। ऐसा ही फार्मूला डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए भी हो सकता है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर जो बैंड विड्थ या फ्रिंज विड्थ का फार्मूला बनेगा वो होगा W = λd अपॉन a। ओके, लेकिन इसमें एक फ़र्क ये है कि जो सेंट्रल बैंड है जिसको हम सेंट्रल मैक्सिमम बोलते हैं तो उसकी विड्थ डबल होगी, मतलब उसका फार्मूला होगा WC = 2 टाइम्स λd अपॉन a। एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं और वो रहेगा मरकज़ी रोशन नुक्ते से nth रोशन नुक्ते का फासला। यानी अगर आप इंटरफ्रेंस की बात करें तो इंटरफ्रेंस के अंदर मरकज़ी रोशन नुक्ते से यानी सेंट्रल ब्राइट स्पॉट से nth ब्राइट स्पॉट का फासला लेंगे तो वो फासला होता है n × λd अपॉन स्मॉल डी। जबकि यही वाला फार्मूला अगर आप डिफ्रैक्शन में लेंगे, यानी डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर अगर आप मरकज़ी रोशन नुक्ते से nth रोशन नुक्ते का फासला लेते हैं तो उसका फार्मूला आ जाएगा yn bright = n + ½ λd अपॉन a। आप देखिए, इंकसार नूर के अंदर n + ½ हुआ रोशन नुक्ते के लिए, और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के अंदर n अकेला आया। ओके, तो ये एक डिफरेंस है दोनों में। इसका उल्टा होगा जब आप डार्क स्पॉट की बात करेंगे। आप देखिए, तदाखुल नूर में अगर आप मरकज़ी रोशन नुक्ते से n नंबर वाले डार्क स्पॉट का फासला लेंगे तो उसमें फार्मूला लेना पड़ेगा n - ½ यानी yn डार्क का फार्मूला है n - ½ λd बाय स्मॉल डी। जबकि यही वाला फार्मूला इंकसार नूर के अंदर वो होता है yn डार्क = n λd अपॉन a। तो ये फार्मूले आप देख रहे हैं कि ये एक दूसरे से उल्टे हो गए हैं। इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, उसमें आप ये देख सकते हैं कि nth रोशन नुक्ता अगर है तो तदाखुल नूर में nth रोशन नुक्ते के लिए जो फ़र्क रहा है यानी पार्ट डिफरेंस है उसकी वैल्यू होती है n × λ। ओके, n × λ। लेकिन अगर आप डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पाथ डिफरेंस का फार्मूला लेंगे तो वो होगा n + ½ टाइम्स लैम्डा। पाथ डिफरेंस = n λ अगर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है तो, लेकिन रोशन नुक्ते के लिए, और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर अगर रोशन नुक्ता है तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू आएगी n + ½ × λ। अब यही वाले फार्मूले एकदम उल्टे हो जाते हैं अगर हम डार्क स्पॉट की बात करें तो आप देखिए, तदाखुल नूर में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में nth डार्क बैंड का फार्मूला होगा n - ½ × λ। ये पार्ट डिफरेंस हो गया, फ़र्क रहा। और ऐसा ही अगर आप डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो nth डार्क स्पॉट का के लिए पाथ डिफरेंस का फार्मूला आ जाएगा Δx = n × λ। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इंटरफेरेंस पैटर्न और डिफ्रैक्शन पैटर्न के बीच में हम पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस जो है वो ले सकते हैं। सेम ऐसे ही हम तदाखुल नूर और इंकसार नूर के दरमियान भी फ़र्क बना सकते हैं। ये इम्तियाज़ी फ़र्क जो है, यानी ये जो ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। आप देखिए, अगर हम तदाखुल नूर और इंकसार नूर में फ़र्क अगर करना चाहें तो सबसे पहले तो आप याद रखिए कि तदाखुल नूर के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा मंबा नूर लेना पड़ेगा,
उनसे आने वाली जो लहरें हैं वो एक दूसरे पर इंतबाक करेंगी और उसके नतीजे में नूर की हिद्दत या तो बढ़ेगी या कम होगी। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे तदाखुल नूर। इंकसार नूर के अंदर मंबा नूर एक ही होता है, यानी तदाखुल नूर में दो मंबा नूर लेना पड़ेगा और इंकसार नूर में एक ही मंबा नूर से आने वाली किरणें हैं। उनके रास्ते में यानी नूर की शुआओं के रास्ते में जब कोई रुकावट आएगी तब नूर की लहरें वहाँ झुकेंगी। उनके झुकने का जो अमल है वो इंकसार नूर है, वो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ओके, इसके बाद सेकंड पॉइंट के अंदर आप ये बोल सकते हैं कि तदाखुल नूर के अंदर तमाम रोशन पट्टियाँ और तमाम तारीक पट्टियाँ इक्वल विड्थ वाली होती हैं, यानी उनकी चौड़ाई बिल्कुल एक जैसी रहती, जबकि इंकसार नूर में ऐसा नहीं होता। इंकसार नूर में मरकज़ी रोशन पट्टी जो है उसकी चौड़ाई बाकी पट्टियों से दुगनी होती है। ओके, इसके बाद आप याद रखो कि नूर की हिद्दत में भी यही बात है। तदाखुल नूर के अंदर जितनी भी रोशन पट्टियाँ हैं उन सब की हिद्दत एक जैसी रहती है, यानी सेंट्रल बैंड हो चाहे कोई भी नंबर की बैंड हो। ओके, कोई भी बैंड इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट में कोई भी बैंड अगर है तो वो बिल्कुल सेम इंटेंसिटी वाला होगा, यानी नूर की हिद्दत बिल्कुल कम ज़्यादा नहीं होगी। ओके, मरकज़ी रोशन नुक्ते उतना ही हिद्दत वाला रहेगा जितना हिद्दत वाला कोई और दूसरा तदाखुली पट्टी होगी। ओके, लेकिन ये बात इंकसार नूर पे लागू नहीं होती। इंकसार नूर में सेंट्रल मैक्सिमम जो है वो सबसे ज़्यादा इंटेंस होंगी, यानी मरकज़ी रोशन पट्टी की हिद्दत सबसे ज़्यादा तेज़ होगी और उसके मुकाबले में बाकी पट्टियों की जो हिद्दत है वो लगातार कम होती जाएगी। एक और पॉइंट जो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब चश्मा या हमारी आँखें या दूरबीन या खूर्दबीन मतलब टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप, इनको हम बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स या बसरी आलात। तो आप याद रखिए बसरी आलात जो है उनका जो रिजॉल्विंग पावर है, यानी उनकी जो तहलीली ताकत होती है, क्या होती है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो तहलीली ताकत या रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से कोई लेना देना नहीं है। ओके, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटरफेरेंस, लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो एबिलिटी है, रिजॉल्विंग पावर की जो एबिलिटी है वो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है। तो बसरी आलात की यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं होती, लेकिन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर डिपेंड होती है। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि तदाखुल नूर में और इंकसार नूर में यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दरमियान किस तरह से हम फ़र्क जो है वो कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक लॉजिकल एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में यह आ सकता है कि जिस तरह से हमने तदाखुल नूर के अंदर दो स्लिट्स को यूज़ करके किए थे, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और जब हमने इंकसार नूर यानी डिफ्रैक्शन की बात किए तो हमने फ्रॉनहोफर का सिंगल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट किए, तो क्या हम डबल स्लिट यूज़ करके भी डिफ्रैक्शन बना सकते हैं? ओके, ये एक लॉजिकल टाइप का एक एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता है कि क्या डिफ्रैक्शन पैटर्न डबल स्लिट से भी बनाया जा सकता है। तो उसी से रिलेटेड हमारा अगला सवाल है कि डबल स्लिट से डिफ्रैक्शन कैसा होगा, यानी दोहरे शगाफ से इंकसार नूर कैसे बनता है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हमको डबल स्लिट को यूज़ करके अगर हम डिफ्रैक्शन पैटर्न अगर बनाना चाहते हैं तो वो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो वैसा ही होगा जैसा सिंगल स्लिट के अंदर हमको मिलता है। इसके लिए आप देखिए ये जो फिगर आपके सामने नज़र आ रही है, ग्राफिकल जो फिगर्स आपके सामने दिख रही हैं, इनमें आप बी और सी पर नज़र डालिए। ये पॉइंट बी और पॉइंट सी जो है इनको आप गौर से देखिए। पॉइंट बी जो है वो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न है और पॉइंट सी जो है वो डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों का पैटर्न तो सेम ही है, यानी बिल्कुल एक जैसा है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। सिंगल स्लिट के अंदर आपको एक वेव जैसी चीज़ नज़र आ रही है जो बीच में सेंट्रल मैक्सिमम है, उसके बाद फिर वो फर्स्ट मिनिमा, उसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा जो आया वो सब नज़र आ रहा है। लेकिन जब हम डबल स्लिट यूज़ करेंगे तो वैसा ही डिज़ाइन मिलेगा, लेकिन जो वेव्स है वो एक वेव के रूप में नहीं दिख रहा, बल्कि वो वेव्स ऐसी बहुत सारी, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई बढ़ गई है।
बहुत सारी वेव्स जो है हमको नज़र आ रही है उसमें। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि डबल स्लिट का जब हम डिफ्रैक्शन करेंगे तो एक्चुअली उसके अंदर इंटरफ्रेंस हो जाएगा, यानी वो जो वेव्स हैं उनमें इंटरफ्रेंस हो जाएगा। आप याद रखिए इंटरफ्रेंस का जो पैटर्न है वो कुछ ऐसा होता है, यानी जब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर इंटेंसिटी को देखते हैं, इंटेंसिटी का वेरिएशन इस तरह से नज़र आता है। ओके, और यही वाली चीज़ आपको इस ग्राफ में नज़र आ रही है। तो इस तरह से अगर आपने ग्राफ नंबर बी और ग्राफ नंबर सी को अगर गौर से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के अंदर इंटरफ्रेंस नहीं होता, और डबल स्लिट डिफ्रैक्शन के अंदर वो दोनों स्लिट्स में से निकलने वाली जो रेज है उनमें डिफ्रैक्शन तो होगा ही होगा, वैसे ही होगा डिफ्रैक्शन जैसा सिंगल स्लिट में डिफ्रैक्शन हुआ था, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि दो स्लिट यूज़ कर रहे हो तो दोनों स्लिट से निकलने वाली जो लाइट है उनके बीच में इंटरफ्रेंस भी हो जाएगा। ओके, तो डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर डिफ्रैक्शन भी होता है और इंटरफ्रेंस भी हो जाता है। ओके, तो ये थी कहानी डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न की। मुझे उम्मीद है कि आपको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड जितनी भी बातें हमने आज के इस लेक्चर में की हैं ये आपको समझ में आई होगी। अब इस चैप्टर का और ख़ास तौर से डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, यानी ये जो पार्ट है, ये जो फिनोमिनन है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, इसका सिर्फ अब एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है और वो है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर जो है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की एक बहुत ही ख़ास एबिलिटी होती है। उसके बारे में हम हमारा 10वां और आखिरी लेक्चर बनाने वाले हैं, और ये जो हमारा 10वां और आखिरी लेक्चर जो रहेगा इसी के साथ मैं इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स जो हैं उनकी लिंक भी आपको देने वाला हूँ। ओके, इसलिए अब आप लोग बहुत अच्छे से तमाम चीज़ों की स्टडी करते रहिए, जो भी डिफ़िकल्टीज आती हैं वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, कीप स्टडीइंग। अल्लाह हाफिज़।